Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with discussion of the Hindu newspaper of December 26, 2023. Starting with the first article. As we have discussed day before yesterday, uh, the army vehicle was ambushed by the terrorist, and in retaliation, the three people, locals, were taken up by the army for integration, or the army had been accused of human torture and death in custody. तो इसके बाद फिर एक्शन क्या लिया गया? वी डिस्कस यस्टरडे कि ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, और जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में वो भी बात करते हैं ह्यूमन राइट्स का। तो ह्यूमन राइट्स इज फॉर ऑल इंक्लूडिंग टेररिस्ट। तो कहीं पर भी अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपके पास एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होता है, कंडक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं पर ये वॉयलेशन हुआ और उसी कारण 3 पीपल अ, जो डेथ हो गए। इसके बाद फिर देयर स्ट्रिक्ट एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट द 3 सीनियर ऑफिसर। दे हैव बीन टेकन ऑफ द पोस्ट, ब्रिगेड कमांडिंग ऑफिसर एंड सेकंड इन कमांड। क्वेश्चन जैसे पुलिस जुडिशियल कस्टोडियल डेथ की बात होती है उसमें डी के बासु केस की गाइडलाइन फॉलो होने की होती है, तो वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी जैसे ह्यूमन राइट्स की बात होती है, फिर इस तरह से होता है जब। हाँ, मतलब कि कस्टोडियल डेथ होता है तो वो क्यों होता है? पहली बात है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी से, तो आप जो भी केस से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है, उसको आप मुँह से निकाल रहे हो फ़ोर्सफुली। तो बहुत सारे मेजर्स लिया जाता है उस समय। तो एनहांस्ड इंटीग्रेशन एक वर्ड है, उसके अंदर में बहुत सारे टेक्निक होता है। तो वो भी एक प्रोविजन के अंदर में, डीके बासु गाइडलाइन के अंदर में विथ रिगार्डिंग टू, एक बार गाइडलाइन डाल देना शॉर्ट में। ठीक है, ग्रुप पे। एस जयशंकर अराइव्स इन रशिया फॉर 5 डे विजिट। 5 डे विजिट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि अपार्ट फ्रॉम ट्रेड देयर शुड बी अ टॉक ऑन वेरियस टाइप ऑफ इश्यूज। तो क्या क्या इश्यूज पे बात होगा? तो रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म, import of Russian oil, bilateral trade and delays in supplies of defense equipment, ये सब पर बात होगा। 5 दिन के लिए जा रहे हैं वो। तो मानसी, इसमें जो रूपी रूबल पेमेंट सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो क्या है हाल फिलहाल में? उसमें ये प्रॉब्लम है कि जो इंडिया चाहता है दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी और डी डॉलराइजेशन। तो हम चाहते हैं कि रशिया ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करे इन टर्म्स ऑफ रूपी, इंडियन रूपी। बट प्रॉब्लम यही आती है कि रशिया के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इतना रूपी हो जाता है कि दे डोंट नो कि एग्जैक्ट उस पैसे का करना क्या है, क्योंकि बाकी कंट्रीज रूपी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो रुपीज है थर्ड पार्टी ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल यूएई हो गया, मालदीव्स हो गया, और भी कंट्रीज में, हम्म। तब हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हाँ। हाँ, लॉन्गर तब टर्म। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वही कि बाकी कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रुपी एज अ पेमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। और रुपी एज ए हार्ड करेंसी लॉन्गर फॉर्म में कैसे बन सकता है? अगर अगर इंडिया को वो अगर तभी होगा कि मतलब यही है कि जैसे डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में हार्ड करेंसी का तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, बट हार्ड करेंसी में आई डोंट थिंक सो डॉलर इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। मतलब हर कंट्री की जो अपनी यूनिक करेंसीज हैं वही यूज की जाती है। हार्ड करेंसी में आप क्या मतलब पूछना चाहते हो एग्जैक्टली, को समझ नहीं आया। मतलब डॉलर जैसा लॉन्ग टर्म में अगर रुपये को बनना होगा तो मोर एंड मोर कंट्रीज शुड स्टार्ट यूजिंग द रुपी एज अ ट्रेड मैकेनिज्म, तभी हो पाएगा हम्म। ना। हाँ। हाँ, वो रुपी की और कंट्री वैल्यू का जो पे भी। फॉरेक्स है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हो सकता है। हाँ, हम्म, वही है कि जब हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की भी, तो फॉरेक्स रिजर्व्स में इंडियन रुपी के आज के टाइम में एक पार्ट है, तो वो नहीं है। ठीक। तो कहीं पर भी अगर इंडियन लोग अगर अरेस्ट होते हैं कहीं पर भी, तो देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ कॉन्सुलर एड,
जो दिया जाता है बाय द डिप्लोमेटिक चैनल। वैसे ही जो वीवो इंडिया स्टाफ थे, दे वे अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो चाइना बोल रहे कि डिप्लोमेटिक स्टाफ के कॉन्सुलर एड मिलना चाहिए। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जो चलता है हर एक कंट्री के बीच में। पीएम जनमन, इट इज़ अ पैकेज फॉर द पीवीटीजी। तो वहाँ पर जन धन अकाउंट सब चीज़ जो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कीम इसके द्वारा किया जा रहा। पीएम जन, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जन धन अकाउंट। तो अभी बात किए थे जैसे 2 3 4 दिन पहले, देयर वाज अ बिल दैट वाज पास फ्रॉम द पार्लियामेंट विथ रिगार्डिंग टू द रीडेवलपमेंट ऑफ द स्लम्स। और टाइमलाइन दिया गया 4 मंथ के लिए, 4 to 5 मंथ की। आप उसके बीच में आप एक तरह से रीएकुलेट कर सकते हैं वो जो स्लम ड्वेलर थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली टाइप समथिंग। मानसी, जो एक्ट था हाँ। एक, हम्म। उसमें बात हो रहा था दिल्ली आवास अधिकार योजना, पीएम उदय एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो अभी हाल फिलहाल में नेशनल कैपिटल टेरिटरी लॉ स्पेशल प्रोविजन सेक्शन सेकंड 2023, इट एक्ट्स, इट प्रोटेक्ट, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू ओनर्स अगेंस्ट द प्यूनिटिव एक्शन फॉर अनदर 3 ईयर। 3 साल के लिए दिया गया था। हाँ, तो बोला कि आप 3 साल के लिए अभी तक आपके पास टाइम है, आप उसके वेरिफिकेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, और धीरे धीरे जो इलीगल कॉलोनी उसको रेगुलराइज करिए। तभी जाके जो मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2020-40 वो अचीव हो सकता है। रेगुलरेशन ऑफ द स्लम्स, इलीगल कॉलोनी, ये कीवर्ड है, इसको नोट डाउन कर लो। Consult Jawan producer to see if the movie could be made disabled friendly on OTT। तो आईएनबी मिनिस्ट्री है, ये बोल रहे कि कंसल्ट करें प्रोड्यूसर जवान। जवान आई थिंक इट इज मूवी। हाँ, मूवी और डिसेबल फ्री के लिए कैसे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब क्या हो सकता है कि जो सुन नहीं सकते वहाँ सबटाइटल होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। जो देख नहीं सकते उनके लिए ऑडियो होना चाहिए। और जो दोनों नहीं कर सकते तो आई थिंक इट डिफिकल्ट। तो ऑल कंटेंट अवेलेबल इन फॉर्मेट accessible to personal with disabilities। PWD Act 2016, important provision। Dialogue in the original text and dubbed languages, verbal depiction। EPS increase compensation for the Ennore oil spill victim। तो एन्नोर एक तरह से क्रीक है, वहां पर ऑयल स्पिल हुआ। मानसी, हाँ, yes, we took this हाँ, up, discuss about तो police इसमें बढ़ा दिया गया on- लाइफ टाइम हम्म अमाउंट 7,500 रुपीज ईच फॉर द 6,700 फैमिली अफेक्टेड। रिलीफ अमाउंट्स तो ठीक है, बट स्टिल वही कॉम्पनसेशन से आप उस चीज को पूरी तरह तो कॉम्पनसेट हम्म नहीं कर सकते हो। हम्म हम्म सो दिस वी कैन से कि जो ऑयल स्पिल है एक कोस्टल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दिस कैन बी वन ऑफ द डायमेंशंस। हाँ, तो इसमें मतलब मोजांगो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके बारे में हम्म मानसी। इसके बारे में वी हैव सीन कि इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी सबमरीन्स लाइक आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, जो हमारा एक प्रॉपर लाइक मिशन है 75I एक दैट इज ऑल्सो। एंड यहाँ पे we see कि जो INS Imphal in this picture which is the capital of Manipur under the project 15B। So यहाँ पे भी they have played important role। तो indigenization के context में it is an important manufacturer in India, Mazagon Dock Shipyards। हाँ, मैं देख रहा हूँ एक बार। तो क्या क्या बनाते हैं, दे हैव बिल्ट इंडिजिनियसली बिल्ट
स्टेल्थ फ्रिगेट, स्टेल्थ मतलब कि जहाँ पर रेडार का जो सिग्नेचर होता है बहुत कम होता है, तो स्टेल्थ फ्रिगेट हो गया। फ्रिगेट छोटा होता है, डिस्ट्रॉय बड़ा होता है, फिर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट, मिसाइल बोट, कार्गो पैसेंजर बोट एक्सेट्रा। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एमडीएल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये 84.83 स्टेक परसेंटेज स्टेक होल्ड करते हैं इसके अंदर। तो ये कुकरी क्लास, दिल्ली क्लास, एक बार शिवाली फिर से क्लास। एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब स्टेल्थ फ्रिगेट का जो आपने बोला कि रडार या सिग्नल्स के कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा उसको और सिंपली। मतलब कि जो वैसे देखो, ये है ना, ये स्टेल्थ वाला होगा पक्का देखने में। क्यों? ऐसे हम्म। फ्रिगेट होता है ना, जितना अगर विजुअली ऊपर में जो भी चीज दिया होगा ना, जितना कम होगा ना, मतलब कि, और उसके जो उसके पास जो मटेरियल चिपका रहता है ना, वो एक तरह से हाँ। कुछ कार्बन नैनो मटेरियल है, कुछ ना कुछ कंपाउंड रहता है, एलॉय रहता है, जिसके कारण बाकी जो शिप रहते हैं उनका जो रडार ऊपर में, ये रडार हो गया ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, हम्म। तो ये ट्रेस करता है कितने सारे शिप है आसपास में। तो जब रेडियो फ्रिक्वेंसी जब यहाँ पर टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली पता लग सकता है कहाँ पर शिप है। ये तो समझ में आई है। तो जितना हाँ ठीक ज्यादा है। मटेरियल होगा अच्छा, या नैनो पार्टिकल यूज किया जाए, कुछ भी यूज करते हैं, मुझे इतना क्लैरिटी एग्जैक्टली नहीं है, हम्म। लेकिन पेंट किया जाता है, फिर बहुत चीज चेंज किया रहता है, उससे उतना लगेगा ना फिश को, फिश वो एक तरह से शिप नहीं है, वो एक तरह का फिशिंग बोट है, इतना छोटा हो जाएगा सिग्नेचर उसका। हाँ ठीक है, तो बड़ा तो सा हाँ शिप इसलिए आएगा, स्टेल्थ। हाँ, खत्म नहीं हो सकता है, ठीक। रडार सिग्नेचर को बंद नहीं हो सकता है। स्टेल्थ मतलब कि जीरो नहीं करेगा, उसको बहुत छोटा कर देगा, तो लगेगा कि शिपिंग बोट है, फिशिंग बोट है एक तरह से, ठीक है। रादर देन कि डिस्ट्रॉयर, सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर। तो ये फर्क होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा कि ये मोजांगोट जो है वो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 84.3 स्टेक होल्डिंग का। शिरोमणि अकाली दल, इम्पोर्टेंट पंजाब से रिलेटेड पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं इन लोग, पॉलिटिकल पार्टी है। सिख कौम का बात करते हैं। कितना अच्छा ये दिखाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक एग्जांपल है। ऑल स्कीम्स ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, से द न्यू राजस्थान सी। बोलो मानसी इसके ऊपर। हाँ राइट, सो ये स्कीम्स के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, स्कीम्स के बिहाइंड जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, अगर मतलब स्टिल अगर वो रेलेवेंट है तो दी स्कीम्स नीड्स टू बी कंटिन्यूड। तो वो यही यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम बात कर सकते हैं कि दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ हेल्दी पॉलिटिक्स, और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं। हाँ, तेलंगाना कालेश्वरम प्रोजेक्ट, न्यूज में आता है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट है क्या मानसी? इट्स अ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हाँ ठीक है। which is located in हम्म, तेलंगाना। हाँ, तो सदर्न स्टेट्स में हम बात करते हैं कि लाइक हिली स्टेट्स में तो नॉर्दर्न स्टेट्स में सिंपल डैम्स बनते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर होता है, बट यहाँ पे इट इज कि ग्रेविटी के बेसिस पे हम ग्रेविटी को एक्चुअली यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लिफ्ट इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट्स। हाँ, तो क्या किया जा रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है द कालेश्वरम प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट कॉस्ट एडिशनल एकरेज ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन, तो न्यू एयरकट क्रिएटेड, स्टेबलाइजेशन ऑफ द एयरकट, ये क्या है पता नहीं, AYACUT, quality of construction, massive power needed to pump the project, they are likely to be put into the public domain by minister। तो यही जब गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर की बात होता है कि पब्लिक डोमेन में पता होना चाहिए कि कितना कॉस्ट लगा, कितना फील्ड उसके अंडर में आएगा, तो हर चीज ट्रांसपेरेंसी की तरह चलना चाहिए। तो ये डिस्कस किए थे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी जो कर्नाटका है, वहाँ पर हायर क्लास के लिए कनाडा को प्रमोट किया जा रहा है, नॉट एज अ थर्ड लैंग्वेज बट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सबरीमाला केस, सो डिटेल में ले लेती है, 2018 में हुआ था, एंड इट टॉक्ड अबाउट द एंट्री ऑफ द women फॉर द फर्स्ट टाइम into the सबरीमाला। जगन्नाथपुरी, चार धाम में एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है, जगन्नाथपुरी टेम्पल।
तो massive 4,000 crore have been pumped for the augmentation of the basic amenities and development of heritage near the जगन्नाथ पुरी टेम्पल। तो पुरी में डेवलपमेंट किया जाएगा इसको। तो बेटर फैसिलिटी फॉर द क्राउड मैनेजमेंट, डेवोटीज, फुल प्रूफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो ये द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दैट। तो ग्रीन बफर भी किया जाएगा ताकि सस्टेनेबल रहे। तो जगन्नाथपुरी 12th सेंचुरी टेम्पल है और इसका जो आर्किटेक्चर, तो अगर देखोगे सिखारा है इसमें, 2-3 सिखारा हो गया, मडब्बम हो गया और अबलका हो गया ऊपर में और फ्लैग हो गया टॉप में। तो ये नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। सेंट मैरी बेसिलिका वी डिस्कस yesterday, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चर्च है इंडिया में। ये वाला एक इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कॉन्सेप्ट दैट वाज डिसफंक्शनल इन द बीआरएस, वो वापस से आया है। District minister were the seen as a neutral person with regarding to the development works, as politically strong MLA always try to take away the major share of the fund for the constituency in the district। तो मिनिस्टर जो है तो एक इंपॉर्टेंट टूल फॉर द गवर्नेंस एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं। तो प्रेरणा इसको डिटेल में लेना। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर तेलंगाना में मॉडल जिसमें मिनिस्टर्स आर नॉमिनेटेड फॉर अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, तो नाम दिया हुआ है पूरा। द कॉन्सेप्ट वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट। उसमें क्या गया कि जो एमएलए एमपी लैट फंड होता है, ऐसे एमएलए लैट फंड हो गया। अब वो क्या करते हैं कि अपने जगह में वो ज्यादा चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन अगर मिनिस्टर्स अगर रहेंगे डिस्ट्रिक्ट के नेचुरल लीडर, तो उससे जो एमएलए का जो पावर है, एमएलए का पावर वो चेक एंड बैलेंसेस पे रहेगा एक तरह से। तो डेवलपमेंट जो फंड जो यूज होगा वो इक्विटी बेस पर होगा, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, rather than कि उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में होगा। तो इसलिए उनको किया जा रहा है। तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। उसके बाद फिर दे विल स्ट्रेंथन द पार्टी, क्योंकि पार्टी जो लोकल पार्टी होगा डायरेक्टली बात कर सकते हो उससे, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं पार्टी लेवल। दूसरा जो एमएलए से रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म होगा वो डायरेक्टली फीडबैक मिलता रहेगा टू द पॉलिटिकल पार्टी इन द टॉप। तो एक तरह से ये, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि एमएलए जो है वो डायरेक्टली नेचुरल, वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट है कि वो इलेक्टेड होके आते हैं। तो जो मिनिस्टर बनेंगे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैन, हो सकता है देयर वुड बी इंटरफेरेंस, देयर वुड बी अ पॉलिटिकली और सेंट्रलाइजेशन स्टेप विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। वो चाहे कि एमएलए कंट्रोल के अंदर में रहे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देयर शुड बी अ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी डिस्कशन और इवन अपोजिशन इन द व्यूज। तो वो चीज आई थिंक कुछ इशू हो सकता है। नहीं लिखा हुआ है द पावर वुड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू इंडिविजुअल। मानसी, राइट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो है एक अच्छा एक टूल फॉर द गवर्नेंस है, तेलंगाना मॉडल है, डिटेल में लेंगे उसको। आई एम सीइंग ओके। कर्नाटक मिनिस्टर बोलते हैं फार्मर्स विश फॉर द ड्रॉट टू गेट लोन फेवर वेवर। इसे क्या कहना है मानसी? ये यही दिखा रहा है कि फार्मर्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है दैट इज सो डिलैपिडेटेड कि दे आर विशिंग कि अगर ड्रॉट हो जाता है तो उनको लोन वेवर मिल जाएगा। तो इट इज इंडिकेटिंग देयर इज अ नीड टू अगेन डबल द फार्मर्स इनकम। कैसे कर सकते हो, टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट। सो ये उसी चीज को इंडिकेट कर रहा और है। ये दिखाता है कि एज अ जो कर्नाटक के मिनिस्टर है उनके पार्ट पे इनसेंसिटिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। उनका जो हम्म विजन है, उनका जो एक जो क्राइसिस है, वो एक तरह से बोल रहे कि ड्रॉट आ जाए ताकि लोन वेवर मिल जाए। तो एक इनसेंसिटिविटी दिखाता है एक तरह से मिनिस्टर ऑन ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द मिनिस्टर। तो एक दो हो गए। आर्टिकल 370 इशू इज क्लोज्ड बट टेरर विक्टिम नीड क्लोजर। तो टेरर विक्टिम में स्टेक होल्डर कौन कौन से आते हैं मानसी?
क्या बोल रहे हो, टेरर केसेस में? हाँ, टेरर विक्टिम के हिसाब से स्टेक होल्डर कौन कौन से लोग हैं टेरर विक्टिम में? टेरर विक्टिम्स में स्टेक स्टेक होल्डर। होल्डर्स, हम्म। एक तो वी हैव एनआईए और एनएसजी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में तो नेशनल टेरर इन्वेस्टिगेशन विक्टिम, एजेंसी। विक्टिम विक्टिम में स्टेक होल्डर। एक तो पुलिस पर्सनल्स होंगे जो हाँ, फर्स्टली अगर ट्रू। हम बात हम्म। करते हैं, और और उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, दैट इज देयर। टेरर विक्टिम बाकी में 3 to 4 एरियाज है। पहला तो पुलिस हो गया प्रश्न, जो लोकल्स हो गए, एक और लोकल्स हो गए कश्मीरी मुस्लिम हो गए विक्टिम में, हम्म, और टेररिस्ट विक्टिम में कश्मीरी पंडित हो गए, और और जो माइग्रेंट आते हैं यहाँ से, जो आते हैं बसते हैं, वो भी विक्टिम है। तो ओवरऑल सभी विक्टिम है टेररिस्ट के, 4-5 जो स्टेक होल्डर है मेजोरिटी। तो अच्छा, केस आपने ऑफ। ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन ही हाँ। नहीं समझ में एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ ये सब है राइट, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। हम्म। तो केस ऑफ कश्मीरी पंडित, इसे लिखा हुआ है कि 1990 में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस से वो वहां जाके रह नहीं सकते अभी भी, तो वो भी एक मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसका भी लॉन्ग टर्म रेपरकशन है। पुलिस पर्सन जो जिनको मारा किया है, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज। अब बोलते हैं तो कैसे कर यहाँ सकते सॉल्व, तो यहाँ पर जैसे। पे एक यूनिक मेथड, मैं बस यही बोलूंगी, यहाँ पे एडअप करूंगी, उसके बाद इसको कम्प्लीटली ले लेना। वी हैव सीन की प्रीवियसली भी कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में विलेज गार्ड्स की हम बात करते थे, कि जो लोकल विलेज विलेज नहीं या लोकल्स को बात करते हैं, कि उनको सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद उनको गन्स या आर्म्स दिए जाते हैं टू डील। एक्चुअली जब तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस उस लोकेशन पे ना पहुंच पाए, उस टाइम पीरियड में, उस गैप में लोकल्स वुड बी टेकिंग द लीड या दे वुड बी कंट्रोलिंग द सिचुएशन। तो एक ये यूनिक मॉडल वहीं पे वर्क करता है। हाँ। अब तो इसमें बोला है कि जो कश्मीर में क्या कर सकते हैं, तो जैसे साउथ अफ्रीका में भी आफ्टर द अपार्थाइड गवर्नमेंट, वहां पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमिटी बैठा था, जो बताया गया था कि जो भी चीज हुआ है पहले का, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ताकि हम लोग नया एरा ऑफ डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी की तरफ पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पुराने चीज हुआ है उसको कारपेट के अंदर दबा नहीं सकते। इंडिया में भी विथ रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन वो हुआ, लेकिन और भी इश्यूज है विथ रिस्पेक्ट टू द होल बाबरी और मस्जिद और राम जन्मभूमि केस हो गया, बाकी सब भी, जो वो चाहिए, जो जो इश्यूज सॉल्व करना जरूरी है। तो वैसे ही कश्मीर के हिसाब से देखा जाए, तो क्या कर सकते हैं कि अनस्पीकेबल ट्रूथ, ट्रांजिशनल जस्टिस, चैलेंज ऑफ ट्रूथ कमीशन, वो बात करते हैं 5 एलिमेंट है उसमें। पहला कि वो फोकस ऑन द पास्ट रादर देन ऑनगोइंग इवेंट। ट्रूथ कमीशन इन्वेस्टिगेट पैटर्न ऑफ इवेंट दैट हैड टेकन प्लेस ओवर द टाइम। डायरेक्टली इंगेज करता है विद द अफेक्टेड पॉपुलेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, और टेम्पररी बॉडी होता है, लास्ट में रिपोर्ट बनाते हैं, और उसके बाद फिर ऑथराइज दिया जाता है बाय द स्टेट। तो it has been appointed by the UNSC also in different countries also, for example तैमूर लेस्ते, ईस्ट तैमूर में भी, और खुद का गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में आफ्टर द अपार्थाइड इन 1990s में। तभी जाकर के इसके द्वारा भी एक तरह से ओवरऑल जो इशू है विथ रिस्पेक्ट टू द टेररिस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू सेपरेटिस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन, कश्मीरी पंडित, या फिर आर्मी पर्सनल हो गए, पुलिस हो गए, जेके पुलिस, जेबी, सबका एक तरह से सहयोग होगा इसमें, और फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पुराना चैप्टर क्लोज कर दें। सही पॉसिबल। तो ये तो इसमें एक अच्छा एक वर्ड लिखा हुआ है कि विक्टिम्स ऑफ द राइट्स वायोलेशन सर्व एज अ रिपरेशन, राइट ऑफ रिपरेशन विच टेक प्लेस इन 5 फॉर्म। तो ये वर्ड है, इसको लिख लेना चाहिए। रेस्टिट्यूशन, कंपेंसेशन, रिहैबिलिटेशन, सेटिस्फैक्शन, गारंटी ऑफ द नॉन रेपिटेशन, वापस से नहीं हो सकते पूरा। तो कंपेंसेशन मतलब है कि मॉनेटरी कंपेंसेशन हो सकता है। रिहैबिलिटेशन मतलब कि वो जो लोग जिनका हट गया है, मतलब जो टेररिज्म के समय में उनका लॉस हो गया प्रॉपर्टी, उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। रेस्टिट्यूशन मतलब कि वो प्रॉपर्टी कुछ कुछ वापस दिया जाए। सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि उसको वापस मिला, जस्टिस हुआ उनके साथ। और गारंटी और नॉन रेपिटेशन मतलब ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी क्रिएट करे लॉन्ग टर्म में,
कि वैसा वापस से नहीं। तो वही बात, तो वही बात है कि नॉन रेपिटेशन में इंक्लूड द मेजर्स सच एज ट्रेनिंग ऑफ द आर्म्ड एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, विलेज कमेटी, ऐसे मानसी ने बात किया। और फिर जस्टिस देने के बाद ही फिर सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। वैसे तो ये हो गया। तो ये जो वर्ड है इतने सारे लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म इन इंडिया। हर टेररिज्म इंडिया, चाहे वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं हो, ये अल्फा से रिलेटेड हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, माओइज्म से हो, हर चीज में इसको वर्ड को डाल सकते हैं। रेस्टिट्यूशन, सेटिस्फैक्शन, गारंटी ऑफ नॉन रिपीटेशन, ऐसा। रेस्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना उसकी। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है कि हो सकता है ना कि जब पलायन हुआ कश्मीरी पंडित का, तो एग्जाम्पल उसी का ले रहे हैं सिर्फ। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी होगा, 100 करोड़ प्रॉपर्टी होगा, 2 करोड़, 5 करोड़ घर होगा, सब छोड़ के वापस आ गया। तो रेस्टिट्यूशन मतलब होता है कि वो जो घर को वापस दिलाओ, जो राइटफुल ओनर को, जो प्रॉपर्टी लॉस हो उसको वापस दो, रेस्टिट्यूट बोलते हैं उसको। कंपेंसेशन मतलब क्या होगा कि घर तो मिलेगा नहीं वापस, पैसा बस दे दो, वो कंपेंसेशन होता है। क्या चीज? ये ले लो मानसिक बात। IMF sovereign debt risk assessment for India has spurred a sharp reaction. हाँ, ये हमने बात कर चुके हैं आशिक, ऑल दो कम्प्लीटली रिपीटेड टॉपिक है कि आईएमएफ ने जो कंसर्न बताया इंडिया की जो सोवरेन डेट है, ये बोला कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल क्रॉस 100% ऑफ द जीडीपी ऑल्सो। बट इंडिया ने ये बोला कि इट इज नॉट गोइंग टू बी द केस लाइक दिस, जिससे बोला जा रहा है कि 100% ऑफ द जीडीपी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस डेटा है इंडिया ने वो साइड किया, एंड ये बोला कि जो हमारी डेट है दैट इज विद इन द मैनेजेबल लेवल्स। सो दिस इज मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि इवन जो इंडेक्सेस भी पब्लिश किए जाते हैं बाय इंटरनेशनल बॉडीज, इंडिया डू नॉट कम्प्लीटली सब्सक्राइब टू देम, बिकॉज जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है इन कमिंग टू अ पर्टिकुलर रैंक फॉर इंडिया, या जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, वी डू नॉट अग्री विद दैट कम्प्लीटली, क्योंकि वो थोड़ा नैरो बोला जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी सिमिलर सिचुएशन है। तो इंडिया बात कर रहे हैं कि हम लोग डेट को रिड्यूस करें, और जो कमिटमेंट है फिजिकल डिफिसिट का 4.5 तक करें। डॉक्टर्स मस्ट नॉट फियर परसिक्यूशन अनलेस ग्रॉस नेग्लेक्शन इज प्रूवन। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए इसमें। और अमेंडमेंट में पाया दे डिड नॉट प्रोवाइड द ब्लैंकेट एग्जेम्पशन ऑफ द डॉक्टर्स, लेकिन बताया कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है तो इसको एक तरह से वैसा टाइप नहीं किया जैसे पहले किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, पहले कल्पेबल होमिसाइड था, नॉट अमाउंट टू द मर्डर, लेकिन अभी उसमें चेंज किया गया है। तो इसमें लिया हुआ है कि कोर्ट हैज हेल्ड इन द जोयाकब मैथ्यू एंड स्टेट ऑफ पंजाब 2005 में कि नेग्लिजेंस अगर होता है उसमें ग्रॉस है, सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री, तब जाके क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकता है। अगर फिजिशियन जो काम कर रहे हैं उनको अगर डेमोस्ट्रेट किया जाए कि वो उन्होंने सही में ऐसा काम किया, रेकलेस बेबस, फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल के नशे में आप ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर कुछ नेग्लेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ होता है ना कि पेट के अंदर में छूट गया, कुछ मेडिसिन छूट गया, या फिर कुछ इक्विपमेंट छूट गया, तो ऐसा होता है। तो नेग्लेक्शन का एक सिवेरिटी ऑफ नेग्लेक्शन अगर प्रूव कर दिया तो आपके ऊपर लग सकता है, हाँ, यहाँ पे क्रिमिनल मतलब एक लायबिलिटी होगा। एक्सट्रीम की बात हो रही है कि अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस है तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है, बट अगर सिंपली भी कोई नेग्लिजेंस भी हो रही है, अगर वो ग्रॉस भी नहीं है, तो स्टिल उसके लिए भी कोई लायबिलिटी होनी चाहिए, नॉट इन क्रिमिनल सेंस बट लाइक जेल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कुछ पनिशमेंट जरूर होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी बोल रहे थे कि 7 साल के लिए सजा होना चाहिए अगर डेथ होता है किसी का, पेशेंट का, और डॉक्टर के द्वारा दिया गया नेग्लिजेंस है। एक होता है कि ट्राई करते करते डेथ हो गया, वो अलग बात है। लेकिन एक है कि जबरदस्ती आप गलत मेडिसिन दे रहे हैं, टेस्ट होने के बावजूद भी आप ज्यादा कर रहे हैं, वो सब अगर होता है, अगर प्रूफ हो चुका, तो आपको 7 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कहना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसमें डाला नहीं गया अभी तक में।
लेकिन 2 साल के लिए किया है अभी। द कमिटी है रिड्यूस द हम्म इम्प्रिजन टू 5 ईयर विच हैव रजिस्टर्ड एट 2 ईयर्स। तो 2 साल है इसमें। ठीक है। तो ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, जो बात किया गया COP26 ग्लासगो, COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट, वहां पे। तो एनडीसी बात आ जाती है कि एनडीसी जो पार्टी हर एक का होगा वो इंडिविजुअली डिटरमाइंड होगा, नेशनली डिटरमाइंड होगा, खुद से होगा। लेकिन हर कोई चाहेंगे कि कैसे एनडीसी एक तरह से कम करे, मतलब कि कंट्रीब्यूशन जो टुवर्ड्स द ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो धीरे धीरे करके, तभी जाके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टारगेट है वो मीट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कैसे इसको मेजर करें, ये एक तरह का इशू है, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए और देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ पब्लिक फंड, कंपीटिंग प्रायोरिटीज, आइडिया ऑफ स्पेंडिंग, बहुत सबका डिफरेंट है। तो इसको कैसे एक फंडिंग कैसे मिले उसका एक इशू है। ऐसे OECD country have already admitted that combined mitigation and adaptation finances flows fell short of annual 100 to 83 billion डॉलर, जितना चाहिए था उससे इतना कम है। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग इसका इशू है, मिटिगेशन में बायस है, सेल्फ रिपोर्टिंग का भी होता है कि मैंने इतना एडेप्टेशन किया, इतना पैसा दिया, तो जरूरी नहीं कि वो पैसा पूरा जा रहा है उसमें, कहीं और भी आ सकता है। प्लस कैसे पता लग सकता है कि जो क्लीन एनर्जी है वो सही में क्लीन है। तो इतने सारे जो अडेप्टेशन का इशू है वो इसमें आता है। मानसी। हाँ यही है आशिक, और तो कुछ ऐड नहीं करना। तो चाइना और यूएस के बीच में बताओ, टाइज के बारे में बताओ, क्योंकि स्टेबलाइजिंग द फ्रेट टाइज बिटवीन चाइना एंड यूएस का बात हो रहा है अभी जो रिसेंटली विजिट हुआ सैन फ्रांसिस्को में। तो उसके हिसाब से 5-6 एरिया बता सो दो शॉर्ट में, यूएस चाइना टाइज। यूएस चाइना टाइज, एक तो वी सीन की बाइपोलर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो यूएस से ऑल्सो वांट्स टू डोमिनेट एंड चाइना को भी अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करनी है। तो इन दिस वी सी कि ट्रेड वॉर्स होते हैं यूएस और चाइना के बीच में। यूएस जो है कुछ चाइनीज जो स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी से रिलेटेड है, वो चाइना से बैन इंपोर्ट कर देते हैं, सेइंग कि उनकी सिक्योरिटी माइट बी एट रिस्क। बिकॉज माना ये क्लेम किया जाता है कि उसमें कोई ऐसी चिप इंसर्ट कर देता है चाइना जिससे सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। देन एक और इशू अभी हमने ऑफ लेट देखा था, जो स्पाई बलून का हमने बात करी थी। सो एक वो इशू भी था, बट वो बोला ही गया था चाइना के द्वारा कि इट इज नॉट फॉर स्पाइंग। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पे वी आर सीइंग कि इट इज यूएस वर्सेस चाइना। चाइना नहीं चाहता है कि यूएसए की वहाँ पे प्रेजेंस हो या यूएसए वहाँ पे अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करे, बट अगेन वी आर हैविंग क्वाड फॉर दैट विच इज बिलीव्ड कि दैट इज ऑल्सो एंटी चाइना। एंड इसमें हम यूएन की भी बात कर सकते हैं, जो यूएनएससी मेंबर्स है यूजिंग देयर वीटो पावर्स। तो चाइना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो चाइना कुछ ऐसे केसेस में उसको ब्लॉक कर देता है यूजिंग द वीटो पावर। दिस इज वन थिंग। एंड इसके अलावा आई थिंक तो मैं अभी इतना ही हाँ, रिकॉल। 2-3 जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट हो गया पीटी के लिए, वो तो है और मेंस के लिए भी, कि चाइना अप्रोक्सीमेटली अभी टॉप प्रोसेसर ऑफ द रेयर वर्थ है, 70% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, ये पता हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली 70% लिखा हुआ है। उसके बाद फिर द चाइना प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन सम गैलियम और जर्मेनियम प्रोडक्ट, जो अब उसको भेजा नहीं, एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसके कारण शॉर्टेज इन चिप इंडस्ट्री हो गया। दूसरा ताइवान से रिलेटेड है कि ताइवान का क्या स्टेटस रहेगा 2025, 26, 27 में, उसका इशू है। उसके बाद फिर बात कर सकते हैं कि यूएस चाइना कंपटीशन द साउथ ईस्ट चाइना सी, वहां पर साउथ चाइना सी में नियर स्कॉर्बोरो रीफ और सेकंड थॉमस सोल, ये दो जगह स्कॉर्बोरो रीफ एंड सेकंड थॉमस सोल साउथ चाइना सी में, जहां पर इशू होता है। पैरासेल आइलैंड हो गया, और भी स्प्रैटले आइलैंड्स भी हैं। पैटले, हाँ, पैरासेल इसमें। ठीक। अर्बन, नेक्स्ट आर्टिकल, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस स्टेबल, ऑप्टिमिज्म, इनकम लेवल, इनकम लेवल बढ़ते जा रहा है। पहले मई 21-20 सब में देखोगे तो ये ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो के कोविड के समय था, अब धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, तो नीचे का ग्राफ इंप्रूव हो रहा है।
नहीं, तो ये दिखा रहा है कि इतने लोग मानते हैं कि ये इम्प्रूव हो रहा है, मतलब मानते 32% हाँ, लोग ही ठीक, मानते हाँ हैं हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट तो सिचुएशन। कॉन्फिडेंस की बात हो रहा है, हाँ। हम्म 27% कंज्यूमर सेड इनकम लेवल है इम्प्रूव, दे सेड द इनकम लेवल, तो एक तरह से डेटा कलेक्ट किया गया, पूरा एग्जैक्टली नहीं, लेकिन पार्टिसिपेंट को लिया गया इसमें। 52% फीमेल थी और 6,000 पार्टिसिपेंट। यहाँ पे ये एक देख सकते हैं इसको कंपेयर करने के लिए कि 74% पीपल जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि स्पेंडिंग लेवल्स इंक्रीज हुए हैं, स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है उनकी। बट इसको कंट्रास्ट करके देखें तो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है 91%, तो मतलब कि स्पेंडिंग इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और एट द सेम टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन भी वर्सन हुई है, वो भी 44% लोगों को माने, मतलब हायर साइड पे सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी वर्सन हुई, ये भी 44%। तो ओवरऑल मतलब कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, वो एक स्मॉलर एस्पेक्ट है, बट जो बड़ी पिक्चर निकल के आ रही है यही कि स्पेंडिंग लेवल इंक्रीज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, इनकम लेवल, रियल इनकम इतनी इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक, मानसी ये बताओ कि अरेब्स टू रिड्यूस ऑयल कट 1973 में हुआ था, दिसंबर 26, तो ये किससे रिलेटेड है? 1973 में आई थिंक ऑयल क्राइसिस हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस यॉम उस टाइम किपुर वॉर पीरियड हुआ पे। था, यॉम किपुर वॉर। वॉर हुआ था बिटवीन द इजिप्ट, इसराइल और बाकी सब कंट्री। तो इसीलिए फिर ऑयल पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग ऑफ ऑयल स्क्वीज until the demand for the Israeli withdrawal from the all occupied Arab territory was made, ऐसे स्टार्ट हुआ था जनवरी से। दे हैव कट द प्रोटेक्शन, तो अरब और इसराइली के बीच में स्टार्ट हुआ था वॉर, उसमें ही किया गया। तो धीरे धीरे बात करके, नेगोशिएशन करते करते धीरे धीरे दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस द ऑयल कट 1973। तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो फॉर्म हुआ 1973 के बाद, इसके अकॉर्डिंग आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ओईसीडी के अंदर में। डोनाल्ड ट्रम्प का ले लिए। Dive into the sanitation solution, processing, managing and treating of used water। तो यूज वाटर दो टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल